सभी लोगों को नमस्कार। कैमरे के पीछे मैं धीरेन्द्र प्रताप, जिस नाम से ये पेज है। दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो का शीर्षक है कि देश के सबसे बड़े हाई प्रोफाइल रेप केस के मामले का खुलासा आज करना था, तो हमारे साथ उसी संगठन जिस संगठन का ये मामला है, अखिल विश्व गायत्री परिवार में 27 वर्षों से फुल टाइम अपना समय दे करके काम करने वाले कार्यकर्ता हरगोविंद प्रवाह जी हैं, जो इस पूरे मामले को लेकर के उस बच्ची को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब मैं सीधे उनके पास ले चलता हूं आपको, और उनसे हम जानेंगे शुरू से कि ये मामला कहां से शुरू हुआ और वो बच्ची कैसे आश्रम में पहुंची, उस बच्ची के साथ साथ क्या क्या हुआ, ये सब सिलसिलेवार हम आज जानेंगे हरगोविंद प्रवाह जी से। नमस्कार साथियों, मैं हरगोविंद प्रवाह। दोस्तों, मैं बहुत छोटी उम्र से गायत्री परिवार का कार्यकर्ता बन गया और गायत्री परिवार में सेवा देते हुए अब तक मुझे 27 साल हो चुके हैं। साथियों, अभी जिस घटना पे हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग लाइव हैं, वो इस संस्था के भीतर घटने वाली एक ऐसा जघन्य कृत्य है जो इस संस्था के चरित्र के विपरीत, इस संस्था के उद्देश्यों और इस संस्था के संकल्प के विपरीत आप सभी के सामने आया है। मैं आपको बताते चलूं कि 2010 में छत्तीसगढ़ की एक युवती, जिसकी उम्र उस समय मात्र 14 साल थी, जिसके घर की आर्थिक स्थिति इस लायक नहीं थी कि वहां शिक्षा दीक्षा उसको मिल सके, उसका पालन पोषण ठीक से हो सके, ऐसी स्थिति में गायत्री परिवार के बच्ची को यह बता करके कि तुम हमारे केंद्र में चलो और वहां तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो भी आवश्यकताएं होंगी उसकी पूर्ति हम करेंगे। जैसा कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने अपने समय से ही देव कन्याओं के रूप में दर्जनों कन्याओं को उन्होंने बुलाया, उनके जीवन को पढ़ाया लिखाया, संस्कारित किया और उनके बहुत भविष्य के लिए अच्छे परिवार में विवाह किया, योग्य वर ढूंढा और अपनी एक सगी पुत्री जैसा उनका पालन पोषण किया था। लेकिन परिस्थितियां बदली हैं। उसी संकल्प के साथ उस बच्ची को, उस बेटी को शांति कुंज लाया जाता है और उस नाबालिग को जब शांति कुंज लाया जाता है तो शांति कुंज लाने के बाद ना तो उसकी शिक्षा शुरू होती है, ना तो उसको संस्कार देने की परंपरा शुरू होती है। बहुत कम समय में, उसके आए अभी कुछ ही समय हुए थे कि उसको व्यक्तिगत सेवा में डॉक्टर प्रणव पंड्या और उनकी पत्नी ने अपनी व्यक्तिगत सेवा में उसको नियोजित कर लिया। यह एक मिशन का दुर्भाग्यपूर्ण दौर वहीं से शुरू होता है। उस दौर में उस नाबालिग लड़की से सुबह से शाम तक काम कराना, उससे व्यक्तिगत सेवा कराना और उसके बाद जो घिनौना कृत्य घटता है, जिसको लेकर के हम आज इस विषय पे आपसे बात कर रहे हैं, उस नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार होता है और वह बलात्कार का सिलसिला 4 साल तक लगातार चलता है, 2010 से 2014 तक। और जब वह लड़की बीमार हो जाती है, वह लड़की मरणासन्न हो जाती है, शारीरिक रूप से टूट जाती है, मानसिक रूप से टूट जाती है, तो पहले तो डॉक्टर प्रणव पंड्या जी खुद उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, इलाज कराते हैं, उसको कोशिश करते हैं वो ठीक हो जाए, और उसके बाद नहीं होता है तो उस लड़की के घर वालों को बुला करके उसके घर भेज दिया जाता है। वो सिकल सेल की बीमारी से भयानक रूप से ग्रसित होती है और भटकते हुए दर दर की ठोकरें खाती है। और उस लड़की ने जो हमसे बताया कि उसको मजबूर होकर के, चूंकि पिताजी थे नहीं, भाई जो थे वो, उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि इसकी मदद करें, और उसने जब घर पे ये बातें लोगों से शेयर की तो वो उपेक्षा का शिकार हुई। दर दर की ठोकरें खाने के बाद उसने इलाज कराया किसी तरीके से, कुछ लोग मददगार साबित हुए और 2018 में जब उसका थोड़ा स्वास्थ्य ठीक होता है तो वह ये प्रयास करती है कि उसका FIR दर्ज हो, उसकी बात सुनी जाए। वो अपने शहर के थाने में जाती है, पुलिस के पास जाती है, लेकिन पुलिस उसको भगा देती है। मैं रोकना चाहूंगा आपको कि आश्रम में अगर ऐसा हो रहा है तो वो इसका विरोध नहीं होता है। दरअसल मैं बताता चलूं वहाँ की संरचना क्या है और प्रक्रिया क्या है। हाँ, मैं धीरेन्द्र जी बताता चलूं आपको कि वहाँ श्रद्धालुओं का एक बहुत बड़ा वर्ग, बहुत बड़ा जत्था रोज आता है और उनकी अपनी एक दिनचर्या होती है। गायत्री परिवार शांति कुंज में आने के बाद व्यक्ति अंतर्मुखी होकर के साधना में लग जाता है।
दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस क्षेत्र में जहां पे डॉक्टर प्रणव पंड्या और उनके परिवार का निवास है, वहां शायद मैं आपको बता दूं कि शांति कुंज में रहने वाले हजारों कार्यकर्ता शायद उस क्षेत्र से आज तक भली भांति परिचित नहीं होंगे, जो 20 साल से भी रह रहे हैं। वह ऐसा क्षेत्र है जहां उनके परिवार के अतिरिक्त सिर्फ वही लोग जाते हैं जो जिनकी ड्यूटी वहां लगती है, और वो बहुत गिने चुने लोग होते हैं। गुरुजी के समय में गुरुजी ने कहा था कि आधे से, गुरुजी ने लिखित रूप से इस बात को, उसका पेज हमारे पास है, उसका प्रमाण हमारे पास है कि गायत्री परिवार में ऊपर आधे से अधिक उम्र की महिलाओं को रखा जाए। ये गुरुजी ने लिखवाया था अपने लोगों से। यानी कि जो अभी प्रणव पांड्या जी हैं, जहां वो रहते हैं आश्रम में, ये आश्रम कहाँ पर स्थित है? शांति कुंज हरिद्वार। शांति कुंज हरिद्वार में एक अलग जगह बनी हुई है जहां पर केवल आधी उम्र को महिलाओं को ही रखा जाना। गुरुजी ने ऐसा नियम बनाया था कि वहां आधी से अधिक उम्र की महिलाएं रखी जाएं, क्योंकि जो सेवकों का भोजन बनाना और भी तमाम ऐसे काम थे, और साथ में वहां अखंड जप चलता है। उस अखंड जप में भागीदारी के लिए सिर्फ महिलाओं को अनुमति है। तो गुरुजी ने आधी से अधिक उम्र की महिलाओं को उसके लिए रखने की अनुमति प्रदान की थी। गुरुजी के शरीर छोड़ने के बाद, माताजी के शरीर छोड़ने के बाद, ये किस साजिश के तहत नाबालिग बच्चियों को रखा गया, ये बहुत गंभीर और जांच का विषय है। ये बहुत गंभीर और जांच का विषय है। और उन नाबालिगों को लाया गया। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं डॉक्टर प्रणव पंड्या जी से कि जिन नाबालिग लड़कियों को आपने ऊपर रखा, उसको किस विद्यालय में आपने दाखिला दिलाया, कहाँ, किस विद्यालय में आपने उसकी पढ़ाई कराई, किसने, कितने कोचिंग सेंटर में उनकी पढ़ाई के लिए आपने उनको भेजा, बाहर क्यों नहीं वो लड़कियां जाती हैं, उनकी शिक्षा सिस्टम में क्यों नहीं हुई जिसके लिए उनको लाया जाता है, बता करके। मित्रों, ये बहुत गंभीर विषय है। नाबालिग बच्चियों से काम कराना एक संवैधानिक अपराध है, और डॉक्टर प्रणव पंड्या ने बलात्कार के साथ साथ उनके परिवार ने वह भी अपराध किया है। नाबालिग बच्चियों को इन्होंने अपने व्यक्तिगत सेवा के लिए उपयोग किया है, और उनको छल प्रपंच के साथ लाए, झूठ बोला उनके घर वालों के सामने कि हम इनके जीवन को बनाने के लिए ले जा रहे हैं, जबकि इनका व्यक्तिगत स्वार्थ था। और उस क्षेत्र के लड़कियों को चुना। आप छत्तीसगढ़ के लोगों से परिचित हैं। गायत्री परिवार में हमारा छत्तीसगढ़ वह आधार स्तंभ है जो मिशन को ताकत प्रदान करता है, मिशन को जहां शारीरिक बल की जरूरत होती है, जहां संगठन की जरूरत होती है। जिस बच्ची का मामला सामने आया है और आप उसको लेकर के उसको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो उस बच्ची का क्या कहना है? उसने क्या बताया कि उसके साथ कैसे क्या हुआ? देखिए, उस बच्ची के साथ हमारा संपर्क अब से 1 साल पहले, 1 साल से कम ही हुआ। एक गायत्री परिवार के ही जीवनदानी कार्यकर्ता जो मनमोहन सिंह जी हैं, देव संस्कृति विश्वविद्यालय में वो प्रोफेसर हैं, और उन लड़की ने उनसे संपर्क किया। उन्होंने मुझे इस लड़की के बारे में बताया। लड़की बताती है, जब वो बात करती है, बात करना मुश्किल होता है उससे, उसकी आंखों में सिर्फ आंसू होता है, आंसुओं का सैलाब होता है, कलेजा फट जाता है जब आप उससे बात करते हैं। तो स्थिति ये होती है, वो कहती है कि हमको बुलाया गया था, हमको यहाँ लाया गया था पढ़ने के लिए, भविष्य बनाने के लिए, लेकिन मेरे भविष्य को बर्बाद कर दिया गया, मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया गया, मेरी जिंदगी के साथ खेला गया। और यह कह करके वो फूट फूट के रोने लगती है हर बार। जी, उसने कुछ बताया कि कैसे उसके साथ रेप हुआ? देखिए, रेप के पूरे घटनाक्रम को एफआईआर में लिखा गया है, लेकिन उसने जो बताया, चूंकि मैं एक पुरुष हूं, मैं उस बात को यहां व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन उसको काफी ऊपर डॉक्टर साहब के कमरे में काफी देने के लिए उसको भेजा गया। काफी वो रखते हैं, उतनी देर में डॉक्टर साहब उठ के कमरे का दरवाजा बंद कर देते हैं और उसको खींच करके बिस्तर पे पटक के उसके साथ बलात्कार करते हैं। इतना करने के बाद जब वो लड़की विरोध करती है, कहती है कि जो है ये क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं ये सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं हो रहा है, ये गंभीर बात है, सबके सुनने की योग्य बात है, और ये जांच का विषय है। उस लड़की से कहते हैं ये सबके साथ होता है। मित्रों, मैं बताते चलूं, अगर इस मामले की सीबीआई जांच हो, इस मामले के तह तक जाए, तो एक लड़की ने जुबान खोली है, लेकिन दर्जनों लड़कियों के साथ एक घटना हुई है जिसके प्रमाण आपको मिलेंगे उस लड़की के बयानों में, उस लड़की की बातों में। और डॉक्टर साहब ने उस लड़की से जो कहा कि सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता है, ये सबके साथ हो रहा है, तुम्हारे साथ, सबके साथ होता है, ये बहुत गंभीर जांच का विषय है। डॉक्टर साहब, मतलब डॉक्टर प्रणव पंड्या जी अभी अखिल विश्व गायत्री परिवार को के मुखिया हैं इस समय। देखिए, गायत्री परिवार में परम पूज्य गुरुदेव ने मुखिया किसी को नहीं बनाया, ये तथाकथित मुखिया हैं। गायत्री परिवार में परम पूज्य गुरुदेव ने एक ट्रस्ट बनाया था, उन्होंने एक 7 लोगों की एक कमेटी बनाई थी, और उन्होंने कहा था इस मिशन को इन 7 लोगों की कमेटी संचालित करेगी। चूंकि ये गुरु जी के दामाद थे, इस संवेदना का, इस भावना का, और यह परिवार बना था। हम लोगों ने इनको, दीदी और डॉक्टर साहब,
हम लोग अपने घर के दामाद की जो इज्जत होती है ना, गायत्री परिवार ने इनको अपने दामाद की तरीके से इज्जत दी। इसका लाभ उठाते हुए इन्होंने खुद को तथाकथित मुखिया घोषित कर दिया। ये प्रमाण दिखाया ना इनको मुखिया का बोर्ड आपने किसने उस बनाया। बच्ची को न्याय दिलाने के लिए क्या क्या किया? अभी क्या चल रहा है? पुलिस कोर्ट देखिए, का क्या? संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से न्याय, चूंकि संविधान में हमारा पूरा विश्वास है, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उस संविधान के आधार पर ये गंभीर बात है। और आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों बहुत सारे बड़े बड़े लोग उस संविधान की ताकत से, बड़े बड़े लोग जेल के सलाखों के पीछे हैं और उस संविधान पे हमारा विश्वास है। हाँ, इतना जरूर है कि आज जैसे सभी जगह आपने देखा, उस संविधान के पहलू से खेलने वाले लोग भी हैं। 5 मई को दिल्ली में पुलिस जांच करके 0 FIR दर्ज करती है। 5 मई 2020 5 मई 2020 को 9 मई को 0 FIR हरिद्वार कोतवाली ट्रांसफर होती है। वहां पे एक मुकदमा दर्ज होता है विधिवत क्राइम लिस्ट में जी 9 मई को। और 9 मई से 9 मई के बाद 29 मई को 161 का बयान लेने पुलिस जाती है जहां लड़की थी जी। 31 मई को 1 जून को 164 के बयान के लिए लड़की आती है हरिद्वार। हमारे वकील वहां एप्लीकेशन लगाते हैं कि बयान ऑन रिकॉर्ड दर्ज कराया जाए, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाए। इसलिए 2 जून को लड़की का 164 का बयान होता है जी। लेकिन उसके पहले दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि FIR दर्ज होने के बाद 161 और 160 बयान होने के पहले ही डॉक्टर प्रणव पंड्या इस मामले में जमानत ले लेते हैं, अरेस्ट स्टे लेते हैं। वो अरेस्ट स्टे, उनको अरेस्ट स्टे उत्तराखंड हाईकोर्ट से मिल जाता है, जो निश्चित रूप से एक प्रश्न चिन्ह है कि जब 161 का बयान नहीं हुआ, 164 का बयान नहीं हुआ, पुलिस ने कोई जांच रिपोर्ट नहीं लगाई, किस आधार पर कोर्ट ने उनको स्टे दे दिया। खैर, ये कोर्ट का मामला है और इसका समाधान भी कोर्ट से हमको मिलेगा, पूरा विश्वास है। जी, गायत्री परिवार दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक संगठन है, कह लीजिए। उनके बहुत सबसे ज़्यादा अनुयायी हैं पूरी दुनिया में। अभी आप उनके मुखिया पर यह आरोप लगा है, क्या बच्ची के जान को या आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको कोई खतरा महसूस हुआ? देखिए धीरेन्द्र जी, मैं आपको बता दूं, खतरा तो खूब है, इसमें आप रत्ती भर भी डिनाई नहीं कर सकते। क्योंकि एक तो इनके श्रद्धालुओं का वर्ग है जो ये मानने के लिए कतई तैयार नहीं है कि घटना घटी है। चूंकि यह एक परिवार है, मैं गायत्री परिवार के लोगों से कहना चाहता हूं, अगर इसको आप परिवार मानते हैं और एक बेटी जो आपके परिवार की शांति कुंज में सेवा देती है, आपके परिवार की सदस्य बन जाती है और आपके परिवार की सदस्य है, उसके साथ अगर घटना होता है तो मैं अपने परिवार का सदस्य मानते हुए, अपने गुरुजी की बेटी मानते हुए, अपनी बहन मान करके मैं उसकी मदद कर रहा हूं। और आप सबका भी उत्तरदायित्व बनता है कि अपने परिवार का सदस्य मान करके इस मामले में आप बेटी की मदद करिए और प्रश्न पूछिए, आगे आइए। अगर बेटी गलत है, हम गलत हैं, तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो भी भारी से भारी, कठोर से कठोर दंड होता है वो हम झेलने के लिए तैयार हैं। उस लड़की अगर आरोप गलत लगाती है तो उसको भी वो दंड मिलना चाहिए। लेकिन सभी गायत्री परिवार के लोगों से मेरा निवेदन है कि अभी कुछ लोग, गोरखपुर के आलोक सिंह, आदित्य पांडे, प्रभाकर सक्सेना, जयप्रकाश वर्मा जैसे दर्जनों लोग, मुकेश राठौड़, ऐसे दर्जनों लोग जो फेसबुक के माध्यम से और तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से हमें अलग अलग तरीके से धमकियां दे रहे हैं, अलग अलग तरीके से हमसे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी एक सबसे बड़ी बात, उन्होंने हमारे चरित्र हनन के लिए तमाम प्रयास करना शुरू कर दिया है। खूब चर्चाएं हो रही हैं। गायत्री परिवार में दर्जनों लोगों से कुछ 20 सेकंड का, 25 सेकंड का वीडियो बनाया गया। धीरेन्द्र जी, आप जानते हैं 20-25 साल से आप खुद मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप मेरे साथ दर्जनों कार्यक्रमों में खुद गए, 5 कुंडी यज्ञ से लेकर 24 कुंडी 108 कुंडी यज्ञों तक, सामूहिक विवाह से लेकर के छोटे छोटे घरेलू कार्यक्रमों तक आप लोग हमारे साथ जाते रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में गायत्री परिवार के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि गायत्री परिवार के कार्यकर्ता की हैसियत से, एक युग निर्माण योजना के सदस्य की हैसियत से, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के शिष्य की हैसियत से, जो न्यायोचित बात हो उसके लिए आप मुखर होइए, आगे आइए और इस मामले को जो भी उचित हो, जो न्यायोचित हो, जो संवैधानिक हो, उस प्रक्रिया में इस मामले को चलाने में मदद कीजिए। आप
जब मुकदमा आपने दर्ज कराया तब से लेकर के आप छुप करके रह रहे हैं, ना आप अपना पता बता रहे हैं ना उस बच्ची का पता बता रहे हैं। इस दौरान किस प्रकार के लोगों ने आपका पीछा भी किया और जगह घेरने की कोशिश की, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए धीरेन्द्र जी, चूंकि 5 मई के बाद से यह बहुत बड़ा संगठन है और आपने पिछले दिनों राम रहीम के संगठन में, आसाराम के संगठन में सब जगह देखा। हमारे जो भी मददगार, जिनसे भी हमने टेलीफोन पर बात की, उनको, जिन्होंने हमारे फेसबुक पर हमारे पोस्ट को लाइक किया, उनको सभी को घेरा गया। हम लगातार जहां भी हम रहे, 2 दिन 4 दिन से अधिक हम कहीं नहीं रह पाए। जहां भी रहे वहां, जहां भी रहते थे वहां कोई ना कोई पहुंच जाता है। उस घर की रेखी हमें बाहर दिखाई पड़ती है, वहां से हम जगह को बदलते हैं और निश्चित रूप से भारी खतरा है। हमारी साथ साथ हमारे जो अन्य सहयोगी हैं, मनमोहन सिंह हैं, तोषर साहू हैं, जो गवाह हैं इस मामले में। तोषर साहू की पत्नी है, वो लड़की है और लड़की की माँ है। हम सभी के ऊपर खूब खतरनाक जानलेवा खतरा है। हमारे साथ कभी भी कुछ भी घटित हो सकता है, क्योंकि अभी जो स्थिति है, उत्तराखंड पुलिस खुद ही इस मामले में किसी तरह की फेयर जांच करने की स्थिति में नहीं है। उत्तराखंड पुलिस जांच में दबाव कर रही है और उत्तराखंड न्यायालय से भी हमें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड की न्यायालय डॉक्टर प्रणव पंड्या के पूरे प्रभाव में है। और तो और इस संगठन से जुड़े दुनिया भर में जो प्रभावशाली लोग हैं, जो मैं ये कहूँगा उनकी संख्या बहुत कम है, क्योंकि गायत्री परिवार का बहुत बड़ा वर्ग जो करोड़ों की संख्या में है, खुद को ठगा महसूस कर रहा है। वह चुप है, वह मौन है। फिर भी कुछ दर्जन भर लोग जो किसी भी स्तर पर तक जाने के लिए, मरने मारने के लिए, हर स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। वो दर्जन भर लोग इस पूरे मामले को प्रभावित करने के लिए जो भी धन को पाने के तरीके से बाहर है। गायत्री परिवार में लड़कियों का शोषण हो रहा है, ये बात आपको कब पता चली? देखिए, मैं ये बहुत दबी जुबान से ये चर्चा बरसों से होती रही है शांति कुंज में कि डॉक्टर प्रणव पंड्या एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। डॉक्टर प्रणव पंड्या के घिनौने चरित्र को लेकर के महाकाल मिशन का चीर हरण और महाकाल की अंतर्वेदना करके एक परिजन ने एक किताब प्रकाशित की 2 खंडों में। उसमें उसने डॉक्टर प्रणव पंड्या के चरित्र को खोल के रख दिया है। वो सभी को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। और बरसों से इस बात की चर्चा होती रही कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। और डॉक्टर प्रणव पंड्या के चरित्र को जब उस किताब को पढ़ेंगे तो मैं बताया ना, मैंने अभी पीछे ही कहा है कि अगर इस बात की सीबीआई जांच हो तो 2 दर्जन से अधिक लड़कियों के साथ डॉक्टर प्रणव पंड्या ने बलात्कार किया है, ये तथ्य साबित हो जाएगा। आपको कैसे पता चला? आपको कहाँ से पता चलना शुरू हुआ? ये चूंकि लड़की से जब हम बात करते हैं, लड़की 4 साल आप आश्रम में कितने दिन रहे? देखिए, चूंकि मैं आश्रम की जो स्थिति है, अगर हम अपने भी 27 साल के जीवन में बता दें तो आधे से अधिक जीवन हमारा आश्रम में गुजरा है जी। या तो आश्रम के कार्यक्रमों में गुजरा है जी। आश्रम के अंदर जो रहने की, मुझे अडॉप्ट नहीं हुआ। माता जी जाने के बाद मैं उस संगठन की व्यवस्था को आंतरिक रूप से कभी, मुझे संदेह की दृष्टि से, क्योंकि एक व्यक्ति संगठन में जहां हजारों प्रतिभाशाली लोग हैं, वहां एक व्यक्ति उनको पूरी तरीके से गवर्न करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। क्योंकि जब मैं मिशन से जुड़ा उसके 3 साल 4 साल बाद ही बलराम सिंह परिहार और उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं को निर्दयता पूर्वक संगठन से निकाला गया। उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगवाए गए, जो बाद में ये सारे मुकदमे हार गए। उन कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए। उस दिन से और आज का ये दिन है। मैं आपको बता दूं, यह व्यक्ति जो डॉक्टर प्रणव पंड्या है, जो तथाकथित अपने आप को गायत्री परिवार का मुखिया बताता है, वह व्यक्ति एक बहुत ही संदेहास्पद चरित्र का व्यक्ति है। उसके चरित्र की जांच होनी चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने आप को स्थापित करने के लिए शांति कुंज के संपूर्ण व्यवस्था का खूब दोहन किया है, उसका उपयोग किया है, सोशल मीडिया से लेकर के, मंचों से लेकर के, हर चीज का। और हजारों प्रतिभा जो शांति कुंज के भीतर आई, हजारों लोग जो शांति कुंज के गुरुजी के सिद्धांतों से प्रभावित होकर के गुरुदेव के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आए, जो भी व्यक्ति प्रतिभाशाली आया, डॉक्टर प्रणव पंड्या ने किसी न किसी माध्यम से, और चरित्र हनन तो इसका सबसे बड़ा हथियार है। सबसे पहले उस व्यक्ति का, ये व्यक्ति चरित्र हनन करता है, उनके ऊपर आर्थिक गमन का आरोप लगाता है, चरित्रहीनता का आरोप लगाता है
उनके खिलाफ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है कि गायत्री परिवार सज्जनों का संगठन है, वो उनसे नफरत करने लग जाए। लेकिन गायत्री परिवार के हजारों कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि आंखें खोल करके अपने इतिहास पर नजर डालें। और ये सारा गड़बड़ी आश्रम में हुआ, शांति कुंज के अंदर हुआ, वहां हुआ जहां अखंड दीप जलता है, जहां आपको इस बात का पता कब चला, कैसे चला? मनमोहन सिंह जो गायत्री परिवार के भीतर रहने वाले जीवनदानी कार्यकर्ता हैं, जिनके परिवार के दर्जनों सदस्य वहां रहते हैं जी, उनसे इस लड़की ने मदद मांगने के लिए संपर्क किया जी। और स्पष्ट, मैंने बताया ना कि संदेह तो पहले से था इस विषय का। जब हमने महाकाल का चिन्ह पुस्तक पढ़ी तो हमने खोजना शुरू किया आखिर ये, और जो महाकाल का चिन्ह आज तक 2012 से प्रकाशित किताब, इनकी औकात नहीं है कि उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दें। ये खाली बातें करते हैं, क्योंकि जो गंदे लोग होते हैं, जो चोर लोग होते हैं ना, जो अपराधी और बलात्कारी होते हैं, वो उनको पता होता है कि मैं क्या हूं। आप कानूनी रूप से क्या कर रहे हैं अभी? उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, कानून अपना काम कर रहा है, एफआईआर हो चुका है। अभी हमारी प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया से हम गुजर रहे हैं, हमको हाई कोर्ट में एक लंबा ड्यूरेशन हो गया, हमको डेट नहीं मिल रही है जी। तो हम कानूनी प्रक्रिया में, हम इस मामले की सीबीआई, सबसे पहले हमारी मांग है। सबसे पहली बात तो यह है कि ऐसे मामलों में तत्काल गिरफ्तारी होती है, वो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अभी तक? हाई प्रोफाइल मामला है, आप समझ सकते हैं। एक प्रभावशाली व्यक्ति है जिसके पास धनबल भी है, जनबल भी है, बाहुबल भी है, जिसका चरित्र भी आपराधिक है। आज की जो स्थिति है, उसने पूरी तरीके से हमारी पुलिसिया व्यवस्था को और कानून व्यवस्था को प्रभावित कर रखा है। और पिछला इतिहास रहा, देखिए, प्रभाव बहुत दिन तक नहीं टिकता है, बहुत स्पष्ट है। और गायत्री परिवार एक ऐसा संगठन है ना, जिस संगठन में अभी मौन है वो संगठन, लेकिन उस संगठन से आज भी मैं पुनः अपील करता हूं। मैं मेरे बारे में, मेरे जीवन के बारे में आप नोन है, मैं गोरख करने वाला हूं। और अगर मैं दोषी हूं, अगर लड़की दोषी है, तो जो कठोर से कठोर संविधान में दंड हो या आपके दिमाग में जो कठोर दंड हो, वो हमें मिलना चाहिए। लेकिन पहले इस मामले की फेयर जांच हो, इसके लिए मुखर होइए आप, इसके लिए आप आगे आइए, इस मामले की सीबीआई जांच कराइए। ये गायत्री परिवार के लोगों से मई जून से लड़ रहे हैं, क्या आपने मीडिया को ये संपर्क नहीं बताया? मीडिया को इस बारे में नहीं बताया? मीडिया में कहीं इस बात की कोई चर्चा नहीं है। देखिए, जब जैसे ही ये खबर एफआईआर लाज होती है, 6 तारीख को हिंदी खबर ने इसको लाइव चलाया। और मैं बताऊं आपको, मेरा एक सेंटीमेंट था कि चूंकि मैं इस संगठन का सदस्य हूं, मुझे ऐसा लग रहा था कि हजारों लाखों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, जो अभी निश्चित रूप से इस बात को जानने के बाद न्याय के लिए आगे आएंगे। तो हमारा यह संगठन शुरू से, हमारे गुरुजी के सिद्धांत थे कि मीडिया हमें न्याय नहीं दिलाएगी, हमें न्याय मिलेगा जनता के सहयोग से। हमें जनता के बीच ये बात जानी चाहिए। मीडिया से हमने खुद दूरी बनाई। जनता के बीच बात कैसे जाएगा? मीडिया से हमने नहीं, हमारा खुद इतना बड़ा संगठन है, बात सबके तक गई। लेकिन आज मैं इस बात से आहत हूं कि जो संगठन नीति और न्याय की बात करता है, जो मर्यादाओं की बात करता है, जिस संगठन ने 21वीं सदी नारी सदी की घोषणा कर दी, 21वीं सदी नारी सदी और नारी ही लाएगी सतयुग, आज एक नारी के साथ बलात्कार होता है और उस संगठन के करोड़ों कार्यकर्ता चुप हैं, मौन हैं, अपने घरों में बैठे हैं। इससे बड़े शर्म की बात दूसरी नहीं हो सकती। आज मजबूर होकर के हमें सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव आना पड़ा। हमको खतरा था, जान का खतरा था। हम अपना लोकेशन नहीं किसी को बता सकते थे, क्योंकि हम रोज अपनी जगह बदल रहे हैं, आज भी बदल रहे हैं। कभी भी हमारे साथ कोई भी घटना घट सकती है, इसलिए लाइव आना या मीडिया से संपर्क करना हमारे लिए संभव नहीं था। मीडिया संपर्क ये कितना बड़ा केस है? क्या इसको आसाराम की तरह देखा जा सकता है या राम रहीम के केस की तरह देखा जा सकता है? क्या कहेंगे आप? देखिए, आसाराम की केस और राम रहीम की केस से बड़ा केस है ये, क्योंकि उस केस की घटनाक्रम दूसरी तरह की थी। इस केस के घटनाक्रम के तह में जाएंगे तो आप 2000 के बाद से 2020 तक की अगर एक एक बच्ची की वहां सीबीआई जांच हो, एक एक बच्ची का बयान हो और जितनी बच्चियों ने वहां सेवा दिया है, आपको मिलेगा। जैसा बच्ची बार बार बताती है, जैसा कि डॉक्टर प्रणव पंड्या ने उसके साथ बलात्कार करते हुए कहा कि सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, यह सभी के साथ होता है, 5 मिनट में तुमको छोड़ दूंगा। वो सभी कौन है? वो सभी कौन है? ये जांच का विषय है। तो ये गंभीर बात है, उससे भी बड़ी गंभीर बात है। आज डॉक्टर प्रणव पंड्या की एक उम्र हो चली है, लेकिन इस व्यक्ति को
उन 13-14 साल बच्चियों के सील तोड़ने की लत लग चुकी थी और उस लत का शिकार बनाया इस हब्सी ने। उस धर्म की आड़ में, उस संगठन की आड़ में, हजारों लोगों की आस्था की आड़ में, क्योंकि मेरे पास धन बल है, मेरे पास जनबल है, मेरे पास बाहुबल है, जिसकी आड़ में मैं करता रहूंगा और ये बात दुनिया के सामने नहीं जाएगी। लेकिन पाप छुपता नहीं है, पाप धरती फाड़ के निकलता है और आज डॉक्टर प्रणव पंड्या का पाप धरती फाड़ के निकला है। मैं देश के युवाओं से एक अपील करना चाहता हूं, जो ये सुन रहे हैं, धीरेन्द्र जी के साथियों से अपील करना चाहता हूं, जो भी जिनके अंदर खून में उबाल है, जिनके भीतर गर्मी है, न्याय के लिए आगे आए, सरकार के ऊपर दबाव बनाएं। ये मामला दबना नहीं चाहिए, नहीं तो आप हमारे मर जाने के बाद आप आगे आएंगे। निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं, अब तो हम इस मामले में मरने के लिए भी तैयार हैं। अगर हमारी मौत भी होती है तो उसके उन शर्तों पर भी अगर इस बेटी को न्याय मिलता है तो हम मरने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन हमारी मौत के पहले आप आगे जाएंगे, शायद हमारे उस बहन की जिसके साथ अन्याय हुआ और हमारे 2-4 सहयोगियों की जान और जीवन आप बचा सकते हैं। ये आपसे अपील है देश के युवाओं से, आइए मुखर होइए, सोशल मीडिया के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से, और आवश्यकता पड़ी तो लोकतांत्रिक तरीके से। धीरेन्द्र जी, अगर आवश्यकता पड़ी तो लोकतांत्रिक तरीके से हम शांति कुंज का घेराव करेंगे। इस व्यक्ति को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए था, अगर ये सच्चा इंसान था तो। जब कभी ऐसे बाबाओं पर या ऐसे कहते हैं कि धर्म गुरुओं पर अगर इस तरह का कोई लांछन लगता है तो उसके जो अनुयायी होते हैं, जो मतलब अंधभक्त होते हैं, वो आपके खिलाफ हो जाते हैं। आप ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि वो इस भ्रम को तोड़ें और कैसे आपके साथ खड़े हों? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे साथ खड़े होने की जरूरत नहीं है, आप न्याय के साथ खड़े होइए, आप अपनी बहन के साथ खड़े होइए, देश की बेटी के साथ खड़े होइए, गायत्री परिवार के बेटी के साथ खड़े होइए। और अंधभक्तों की मंडली दुनिया में रही है। लोग ये कहते हैं कि अभी जैसे ही इनके ऊपर FIR दर्ज होता है, लोगों ने सबसे पहले मुद्दा उठाया कि यह तो ईसाई मिशनरियों का खेल है। उसके बाद तुरंत इन्होंने मुद्दा उठाया कि ये तो कांग्रेसियों का खेल है। उसके बाद इन्होंने मुद्दा उठाया कि ये मतलब ऐसी ताकतों का खेल है जो सनातन का विरोध करती हैं। मित्रों, मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि इसमें अगर ये झूठ, ये दावा साबित कर दीजिए कि 1 रुपया भी हमें ईसाई मिशनरियों से मिला है, 1 रुपया भी कांग्रेस के किसी व्यक्ति से मिला है, एक रत्ती भर भी किसी से सहयोग मिला है, तो जो आप सजा देंगे वो मंजूर होगा। यह गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाई है और यह न्याय की लड़ाई है, अपनी बहन को न्याय दिलाने की लड़ाई है। और वह लड़ाई है जिस लड़ाई को हमारे गुरुदेव ने शुरू किया था, जिस लड़ाई को हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने। गायत्री परिवार कितना बड़ा संगठन है? देखिए, कहने के लिए तो डॉक्टर प्रणव पंड्या कहते हैं कि गायत्री परिवार के 15 करोड़ लोग हैं, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। अगर 15 करोड़ लोग इस गायत्री परिवार के होते तो गुरुदेव के सिद्धांत अब तक दुनिया में युग निर्माण कर चुके होते। निश्चित रूप से एक बड़ा संगठन है। टर्नओवर कितना है इस संगठन का? आर्थिक मुद्दों पे मैं बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसका एक जो प्रमाण है वो मेरे पास नहीं है। वह एक गोपनीय विषय है जिसको कभी हम लोगों ने किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की। हम अपने हिस्से का एफर्ट करते रहे। क्या चल रहा है, हमको अपने संगठन के व्यवस्था पे बड़ा विश्वास था और विश्वास है भी, क्योंकि आज भी गायत्री परिवार का आदमी रोड के अन्य लोगों से बहुत ही अच्छा और शानदार व्यक्ति है। लेकिन अगर वो इस मुद्दे पर मौन है तो वह शानदार होना हमारा निरर्थक साबित होगा। अगर आप अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपने घर की बेटी को, अपने मिशन की बेटी को न्याय दिलाने के लिए आगे नहीं आ पा रहे हैं तो दुनिया के लिए आप कुछ कर पाएंगे या करेंगे, यह बहुत ही संदेह पैदा करता है। तो प्रभात जी, धन्यवाद। आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो निश्चित तौर पर देश में बहुत सारे लोगों ने लड़ने की कोशिश की, वो मारे गए, लेकिन उसके बावजूद आपको भी धमकियां मिल रही हैं और इतने बड़े व्यक्ति, इतने बड़े मतलब धन बल और संगठन के बल से मजबूत व्यक्ति के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं। चूँकि यह मामला एक बच्ची से जुड़ा हुआ है, उसके आत्म मान सम्मान से जुड़ा हुआ है और आज उसके जान को भी खतरा है, आपके भी जान को खतरा है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर आए, समय दिए, अपनी बात लाइव होकर के लोगों तक पहुँचाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात लोगों तक पहुँचेगी और लोग इस लड़ाई में आपका साथ देंगे। गायत्री परिवार में जो भी अंधभक्त लोग हैं, वो लोग, उन लोगों की बुद्धि खुलेगी और वो इस मामले में खड़े होकर के सवाल पूछना शुरू करेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद। आगे जल्द ही हम बच्ची से आप कब हमसे रूबरू कराएंगे?
देखिए धीरेन्द्र जी, बच्ची बहुत डरी सहमी हुई है और कई बार उसका हौसला टूट जाता है, वो बिलक बिलक के रोती है क्योंकि आज उसकी माँ और वो बेटी हमारे साथ हैं। लड़की के परिवार के अन्य सदस्यों को इन्होंने धमकी से, पैसे से, प्रलोभन से अपने पक्ष में कर रखा है जी। ये बहुत बड़ी बात हो रही है। लड़की जब भी लाइव आने की बात होती है या कहीं बाहर तो लड़की बुरी तरीके से डर जाती है जी। क्योंकि जैसे ही 6 मई को FIR के बाद लड़की मीडिया में लाइव होती है तो उस लड़की को एक बात का भय है कि मैं 25 साल की हो रही हूँ, मेरे विवाह का, मेरे जीवन का, मेरे भविष्य का, मेरे पास कोई आर्थिक सहयोग की कोई स्थिति नहीं है। यही बात सोच करके सारी लड़कियां चुप रहती हैं। ये लड़की बहुत ही बहादुर लड़की है, मुखर तो हुई, लेकिन चूंकि हमारा अपना एक हमारी मर्यादा है। मैं गायत्री परिवार के बहनों से ये निवेदन करूंगा कि आप अपने जैसा समझ करके उस लड़की की भावनात्मक रूप से उसका सपोर्ट अगर गायत्री परिवार के बहनों का मिलेगा तो शायद लड़की और अच्छे से सामने आएगी। फिर मान लीजिए आपकी कोई मदद करना चाहे तो कैसे संपर्क करें? मेरा नंबर है 9455 911 511। एक बार फिर से बोल दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9455 911 511 9455 911 511। इस नंबर पे मेरा व्हाट्सअप है। अगर आप मेरा फ़ोन कभी, क्योंकि मैं बाहर जब रहता हूँ, मेरा लोकेशन और परिस्थितियाँ, क्योंकि बहुत सावधानी से भगवान की कृपा और आप सब धीरेन्द्र जैसे मित्रों के सहयोग से मैं अभी तक सुरक्षित हूँ और आगे भी आप सभी के सहयोग से मैं सुरक्षित ही रहूँगा, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन जो हमारे पास जैसे मोबाइल का लोकेशन और सारी चीज़ों बजाय बहुत बार मैं मोबाइल ऑफ रखता हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं, फेसबुक पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट में संपर्क कर सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं। और आने वाले समय में मैं बताऊं धीरेन्द्र जी, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि हमें हजारों साथियों के साथ शांति कुंज हम सबको कूच करना है, शांति कुंज का घेराव करना है और हमको न्याय की मांग करनी है। उस व्यक्ति को बाहर लाना है, उस व्यक्ति को बाहर आके वो बताए कि उसने गलती की है या वो गलती नहीं की है, या वो अपने पद से इस्तीफा दे। आज भी वो व्यक्ति अपने पद पर बना हुआ है और उस पद पर बने रहना हमारे लिए इसलिए घातक है क्योंकि अपने पद का वो व्यक्ति दुरुपयोग कर रहा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर से लाइव होंगे, जब हम बच्ची से मुलाकात करेंगे आप सभी से लाइव इंटरव्यू कराएंगे। लेकिन अभी उस बच्ची का एक वीडियो है, क्या नाम उनका, मैडम का जो समाज से, योगिता बयाना मैडम हैं, उनके पेज पर उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया था और जा करके काउंसलिंग की थी बच्ची की, सच जानने की कोशिश की थी। तो ट्विटर पर, फेसबुक पर योगिता बयाना जी को आप सर्च करके उस बच्ची का बयान सुन सकते हैं। आप बात हम लोग बात खबर पर भी, हिंदी खबर को भी सर्च करके आप उस पर बयान सुन सकते हैं। आप बात कर रहे थे हरगोविंद प्रभा जी, जो विगत 27 वर्षों से यानी बचपन से ही गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं और तन मन धन से उसमें अपना पूरा जीवन लगा करके काम कर रहे हैं। और जब इस तरह का मामला आया है और उनके संज्ञान में आया, उन्होंने अपने स्तर से सर्च किया, पड़ताल की, तो बच्ची भी सामने आ गई, मिल गई और ये FIR दर्ज करा करके न्याय के लिए दौड़ रहे हैं। और हम आप सबसे उम्मीद करेंगे कि आप इनका साथ दें। आपको मोबाइल नंबर इनका मिल ही गया है और आगे हमारी बातचीत होती रहेंगी। इस मामले में जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। और चूंकि मीडिया इसको दिखा नहीं रहा है, अब मीडिया को ये दोषी नहीं मान रहे हैं, लेकिन मीडिया को इसको कवर करना चाहिए, जैसा कि आसाराम राम रहीम का मामला कवर किया था। लेकिन हर बार की तरह मीडिया को भी बहुत बड़ा विज्ञापन मिलता है ऐसे लोगों से। और जो व्यक्ति प्रधानमंत्री तक पहुंच रखता हो, बड़े बड़े नेता उसके चरण छूते हों, बड़े मुख्यमंत्री कई प्रदेशों के उससे जुड़े हुए हैं, तो उससे लड़ना बहुत बड़ी बात होती है। तो हम आपसे अपील करेंगे कि आप सब हरगोविंद प्रभा जी के साथ खड़े हुए ताकि उस बच्ची को न्याय मिल सके। और पूरे देश में जो बच्चियों को बरगला करके ऐसे आश्रमों में लाया जाता है कि उनकी शिक्षा दीक्षा होगी या उनका शादी विवाह करा दिया जाएगा, उस पर उसके साथ जो बच्चियों का शोषण होता है इस आधार पर, उस पर रोक लगेगी। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सभी को।